नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कंगना रनौत के चेहरे पर, उनके गाल पर कुलविंदर कौर के उंगलियों के निशान हैं। गाल थप्पड़ की मार से लाल पड़ गया है और इसके बाद हमारे देश के सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई है। इस बहस में दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि कुलविंदर कौर ने घनघोर अनुशासनहीनता की, उनकी जिम्मेदारी थी एयरपोर्ट पर सुरक्षा देने की लोगों को, और उसकी जगह उन्होंने अपने व्यक्तिगत खुन्नस को वहाँ पर कंगना रनौत के ऊपर निकाल दिया। कंगना रनौत ने इसको लेकर एक वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला था और इसके मामले के बारे में जानकारी दी थी। अब इसके बाद से दो तरह की चीज़ें हैं। एक ये है कि भाई ये अनुशासन का मामला था, कुलविंदर कौर को अपनी ड्यूटी का ध्यान रखना चाहिए था, वो वहाँ पर थप्पड़ मारने नहीं गई थी, पर्सनल अकाउंट सेटल करने नहीं गई थी। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं, उनको लग रहा है ये बड़ा स्केरी है, क्योंकि कुछ लोग इसकी 1984 से तुलना कर रहे हैं जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मैं आज इसका दूसरा पहलू आपके सामने रखना चाहूँगा। अगर आपको लगता है कि कुलविंदर कौर वाला जो मामला हुआ है या कंगना रनौत के साथ जो हुआ है ये पहली या आखिरी घटना है, तो आपको अब समझना पड़ेगा कि ये आखिरी घटना नहीं है। 10 साल में एक समाज में एक इस तरह का नैरेटिव चुना गया, इस तरह की राजनीति चुनी गई, और वो अंदाज राजनीति का चुना गया जिसमें इस तरह की नफ़रतें, कुढ़न और अपमान अनगिनत लोग अपने सीनों में लेकर घूम रहे हैं। निश्चित तौर पे कुछ लोग उसको जब्त कर लेते हैं, कुछ लोग मौके की तलाश में रहते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर लगे ऊट पटांग आरोपों को बर्दाश्त नहीं करता। एक फिल्म आई थी दीवार, उसके सलीम जावेद ने उसके डायलॉग लिखे थे। उसके डायलॉग बड़े फेमस हुए थे, और उसमें मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है, मेरे पास माँ है, वो डायलॉग था। और उसमें एक और डायलॉग था, उसमें डायलॉग था कि जिस उस आदमी के पास से हिसाब लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पर लिख दिया था मेरा बाप चोर है। जब आप किसी के माथे पे या हाथ पे, एक और फिल्म थी उसमें माथे पे चोर नहीं लिख दिया गया था उसकी माँ के, तो ये छोटा मोटा अपमान नहीं होता है। जब मैं आपको ये किस्सा सुना रहा हूँ, दीवार का उदाहरण दे रहा हूँ, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं कुलविंदर कौर को सपोर्ट करने जा रहा हूँ। मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं एक बड़ी तस्वीर, एक व्यापक तस्वीर देख रहा हूँ, और वो तस्वीर आपसे साझा करना चाहता हूँ। हम उस देश में रहते हैं जिस देश में लगातार 10 साल में ऐसी राजनीति की गई जिस राजनीति में सौजन्य के लिए स्थान नहीं था, मुद्दों के लिए स्थान नहीं था, और मुद्दों का मुकाबला प्रोपेगेंडा से किया गया। जब जब जो मुद्दा उठा तब तब उस मुद्दे को कुचलने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडा गढ़े गए। याद कीजिए, शाहीन बाग में जब धरना चल रहा था, 80 साल की बूढ़ी दादी, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग, मैं कई लोगों को जानता हूँ, कवि हैं, साहित्यकार हैं, कुछ नहीं तो सपोर्ट करने के लिए वो एक दिन जाकर धरने पे बैठ गए, 2 दिन जाकर धरने पे बैठ गए, अपने विचार व्यक्त किए। ये सिलसिला चल रहा था, कई लोग वॉलंटियर कर रहे थे, और इसीलिए वो लंबा धरना चला। उस धरने में जो मांगें उठ रही थीं, जो आवाज़ें उठ रही थीं, उन मांगों को लेकर एक चर्चा, मुद्दों पे चर्चा, सरकार उनका जवाब देती, उनको बातचीत के लिए बुलाती, जो बहुत बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, उन लोगों के साथ में डिस्कस करती कि वो ये मांग कर रहे हैं, ये अगर सरकार को लगता है गलत कर रहे हैं तो उनको ये समझाती, और सही कर रहे हैं तो सरकार थोड़ा झुक जाती। आंदोलन को लेकर इस भारत में पिछले 10 सालों को छोड़ दीजिए तो ऐसा ही होता आया है। अन्ना आंदोलन हुआ, याद कीजिए, कितने मिडिल मैन लगे, लोग गए, अन्ना से बातचीत करके आते थे, दूसरी चीज़ें करते थे। और कई बार इस तरह के आंदोलनों को कुचलने के लिए पुलिस और दूसरे एक्शन का भी सहारा लेते हैं लोग। हालांकि वो अंतिम विकल्प होना चाहिए, लेकिन लेते हैं, लिया गया, रामदेव के आंदोलन में लिया गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि अन्ना हज़ारे वहाँ पर अगर आंदोलन पर बैठे हुए हैं तो कोई ये कहने लगे कि अन्ना हज़ारे ने 220 रुपये की साइकिल चुराई थी, या कोई ये कहने लगे कि बाबा रामदेव की जो है वो ऐसा है वैसा है। कभी नहीं हुआ, क्योंकि इस देश में जो मुद्दे हैं, लोकतंत्र में लोग अपने मुद्दों को सामने रखते हैं, दबाव पैदा करते हैं। प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जिन्होंने नागरिक शास्त्र या सिविक्स पढ़ा होगा उनको पता होगा। उन प्रेशर ग्रुप्स का काम ही ये है कि सरकार के ऊपर दबाव बनाएं और अपनी मांग मनवाएं। उनकी ड्यूटी है, उनकी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र ऐसे ही चलता है। लोकतंत्र सिर्फ 5 साल में एक बार किसी को वोट देके और भूल जाने से नहीं चलता है। 5 साल तक हमको लगातार अपने देश को बेहतर बनाने के लिए काम करना पड़ता है, और सरकार को विवश करना पड़ता है कि वो अच्छे तरीके से देश चलाए जो हमारी नज़र में है।
याद कीजिए कि वो जो सीए आंदोलन में बूढ़ी औरतें बैठी थी, जिनके बारे में इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया, दुनिया भर में छपा, जो आइकॉन बन गई, उनके बारे में एक प्रचार किया गया था कि ये 500 रुपये रोज़ाना और बिरयानी के लिए आकर बैठते हैं, और इसको बुरी तरह फैलाया गया। कुछ लोगों ने फर्जी स्टिंग ऑपरेशन बनाए, और वो स्टिंग ऑपरेशन संबित पात्रा जैसे लोग और दूसरे लोग ट्वीट करते थे और बगैर जिम्मेदारी लिए ये लिखते थे, क्या ये सही है, क्या ये सही है, और उसको फैलाया जा रहा था। यानी एक आंदोलन को आपने बदनाम किया, और बदनामी नहीं किया, अपमानजनक ढंग से आपने उस आंदोलन पर हमले किए। 4-5 गोदी मीडिया गैंग के पत्रकार इकट्ठे होकर वहाँ पहुँच गए ड्रामा करने के लिए, जिनको वहाँ की भीड़ ने खदेड़ दिया। हालांकि दूसरे आज तक और दूसरी दूसरे जो अंजना उनका कश्यप भी गई, बहुत सारे पत्रकार गए, उन्होंने वहाँ बाकायदा लाइव शो किए, लोगों से बातचीत की, लेकिन उसको कुचलने के लिए हो रहा था। कुछ लोगों की एक भीड़ बना दी गई जो कहने लगी कि ये लोग जो है अराजकतावादी हैं, देशद्रोही हैं। वो उस धरने के ऊपर पत्थर फेंकने पहुँच गए। मतलब की बात ये कि जब कोई आंदोलन करता है तो उसके ऊपर किस तरह के आरोप आप लगाते हो, किस तरह से आप गिर जाते हो। याद कीजिए, जब ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोग, रिहाना जैसे लोग इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने इस आंदोलन के बारे में जाना और इस आंदोलन को सपोर्ट किया, तो उन लोगों के बारे में ये प्रचार किया गया, तो एक तो मुसलमान है ये फैलाया गया, दूसरा उनके बारे में ये प्रचार किया गया टूल किट गैंग है, ये ऑर्गेनाइज तरीके से षड्यंत्र के तहत सरकार को बदनाम करना है। अब एक बात बताइए, आप अगर रो रहे हैं, और एक सीधी सा उदाहरण दे रहा हूँ घर का, आप रो रहे हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे दूध दे दो, या मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दे दो, और आपकी माँ कहे कि ये नाटक कर रहा है, ड्रामा कर रहा है और इसको भूख नहीं लगी है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, और आपकी क्लास टीचर कहे कि तुम नाटक कर रहे हो, तुम्हारे पेट में दर्द नहीं हो रहा है, तुम्हारे चोट नहीं लगी है, तुम बुखार नहीं था तुमको, तुम झूठ बोल रहे हो छुट्टी लेने के लिए, कितनी पीड़ा होती है। इसी तरह के झूठे इल्ज़ाम लगाकर लोगों को बदनाम करने का सिलसिला लगातार चला। किसान आंदोलन याद कीजिए, भारत के किसानों को चूंकि वो सिख है धर्म से, खालिस्तानी घोषित कर दिया गया। खालिस्तानी एलिमेंट, खालिस्तानी एलिमेंट, खालिस्तानी एलिमेंट। दिन रात सरकार उन किसानों के आंदोलन का मुकाबला नहीं कर पाई, तो खालिस्तानी उनको कहना शुरू कर दिया। विदेशी हैं, विदेशी साजिश है, विदेशी हाथ है, विदेशों से पैसा आ रहा है, पता नहीं किस तरह के इतने सारे आरोप जितने मैं यहाँ पर जोड़ भी नहीं सकता हूँ। आप सोचिए कि इस तरह के आरोप लगा लगा के हमने 5 साल में एक जहरीला समाज बनाया है। जिसने विरोध किया, जो सड़क पे आया, जेएनयू का मामला देख लीजिए, टुकड़े टुकड़े के जेएनयू में कश्मीर के कुछ स्टूडेंट्स आए, उनके स्टूडेंट्स थे या नहीं थे ये भी नहीं पता, उन्होंने नारेबाजी की, देश विरोधी नारेबाजी की, चले गए। चूँकि वामपंथियों के साथ में विचारधारा का विरोध है, तो सारे वामपंथियों को सान दिया गया, और जो वामपंथी जेएनयू का अध्यक्ष था उसको सान दिया गया। उसके बाद जेएनयू के छात्र जो है इतनी विस्की पीते हैं, हॉस्टल में ऐश करते हैं, इनके नाली से, सीवर से कंडोम निकले हैं। विधायक तक जो है, वो एक राजस्थान का विधायक था, उसने इसको लेकर तरह तरह के ट्वीट किए, मैसेज डाले। ये लोग मुफ्त की खाते हैं, मुफ्तखोरी करते हैं, ये लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, हॉस्टलों में अय्याशियाँ करते हैं, लड़कियों के फ़ोटो शराब पीते हुए, ये करते हुए, इस तरह का। एक वो लड़की थी पंजाब की, हरविंदर कौर, हरसिमरन कौर क्या था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उसने एक वीडियो बनाया था प्रोटेस्ट करते हुए, जिसके अंदर कुछ प्ले आउट्स थे और हैंड आउट्स थे। उसको लेकर एक रश के कमर पे एयर हॉस्टेस शराब पी के डांस कर रही है, उसका वीडियो निकाल लिया गया और लगा दिया गया कि देखो ये लड़की जो है वो है अय्याश है। सबके ऊपर चरित्र पर सीधे आरोप। आप मुझे बताइए, ये कौन सा तरीका आंदोलनों को हैंडल करने का? ये कौन सा तरीका है कि आप किसी को भी देशद्रोही कह दोगे, किसी को भी आप बिका हुआ कह दोगे, और कहीं भी पीटने पहुंच जाओगे, मारपीट करने लगोगे। कन्हैया कुमार को तो नेशनल चैनलों पे भी देशद्रोही लिखा गया। एक विधायक हैं, वो बाकायदा पहुंचे पटियाला हाउस कोर्ट पर गुंडों को लेकर। उन लोगों ने पेशी करके, कन्हैया कुमार लौट रहा था तो उसको पीटा, और पुलिस ने भी उनको पीट लेने दिया, पुलिस सुरक्षा के बीच में। और वो पुलिस सुरक्षा जुडिशियल कस्टडी थी, यानी वो अदालत की सुपुर्दगी में था वो आदमी। क्यों? अगर इतने व्यक्तिगत आरोप आप लोगों के ऊपर लगाएंगे, जितने लोग, अभी बयान आया है चंद्रबाबू नायडू के बेटे का कि उसने ज़िंदगी में थाना तक नहीं देखा था।
इतने मुकदमे किए कि उसको जेल कचहरी के तमाम चक्कर लगवा दिए गए। तो इस तरह से आप किसी भी व्यक्ति पर अब झूठे आरोप लगाओगे तो निश्चित तौर पे वातावरण में एक जहर फैलता है। आप याद कीजिए उसी शाहीन बाग के आंदोलन में एक सांसद थे दिल्ली से, वो भाषण देते हैं और कहते हैं कि ये आप मुसलमान जो हैं अगर इनको रोकोगे नहीं तो ये आपके घरों में घुस जाएंगे, आपकी बहन बेटियों को रेप करेंगे। ये उसने भाषण दिया था। दूसरा एक और मंत्री, केंद्रीय मंत्री खड़ा होके वहाँ पर कह रहा है कि गोली मारो सालों को। ये सब सिलसिला लगातार चलता रहा और हमने क्या किया, हमने इन सारे कामों को करके 10 साल में लोगों के अंदर नफ़रत बोई है। सरकार से जो भी असहमत हो ट्विटर पे जाके देख लीजिए, बिका हुआ है, दलाल है, तू कलुआ है, तू ये है, बॉडी शेमिंग करना, पर्सनल अटैक करना, जाति पे धर्म पे सवाल उठाना। कभी आप पढ़िए जाके आशुतोष, अजीत अंजुम वगैरह के वॉल, क्या क्या लिखते हैं लोग जाकर। ये नई शैली आई है। और जब ये नई शैली आती है, मैं आपको कितने उदाहरण दूँ। देखिए जेएनयू के अंदर एबीवीपी के गुंडों का गैंग घुसा, पुलिस खड़ी रही, अंदर जाके उसने मारपीट की, मारपीट के वीडियो आए, लोग पहचाने गए वो कौन लोग थे, ये भी पता चला कि एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं। मुकदमे दर्ज हुए, पुलिस ने मामला रफा दफा कर दिया। आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। याद कीजिए जो उनकी प्रेसिडेंट थी जेएनयू की बच्ची, उसके सर फाड़ दिया था इन लोगों ने। ये जब तरीका है कि आप किसी को देशद्रोही बोल दोगे, धर्म गद्दार बोल दोगे, पाकिस्तान चले जाओ बोल दोगे और सिर फोड़ दोगे, तो देश में क्या होगा। आपको हो सकता है कि लगे कि मैं ऐसे आंदोलनों की बात कर रहा हूं जो वामपंथी रुझान के थे, जो थोड़ा मानवाधिकार वाले थे, जो समानता वाले थे। अब क्या बताएं, पूरी दुनिया में सभ्यता का मीटर यही है। हमारे यहाँ पे भी है। हमारे यहाँ नए लोग आए, इन्होंने कहा ये तो इकोसिस्टम कुछ और है। कोई बात नहीं, लेकिन वो इकोसिस्टम हमारे संविधान का इकोसिस्टम है। आप सबको छोड़ दीजिए। अभी हाल में जब पहलवान यौन उत्पीड़न के खिलाफ एक लड़की, कल्पना कीजिए, उसके ऊपर सेक्सुअल अटेम्प्ट हुआ, किसी व्यक्ति ने उसके साथ छेड़छाड़ की, वो शिकायत करने जा रही है। बाकी लोग उसको क्या बोल रहे हैं, ये अरबन नक्सल हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये लोग जो हैं वो मोदी जी को बदनाम करने के लिए आए हैं, और ये तमाम सारी बातें, ये चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं, बिके हुए हैं, इसके पीछे ये है, उसके पीछे वो आदमी है, ये कांग्रेस के लोग हैं। तो ये जो एक नया नैरेटिव, मैंने आपको जो उदाहरण दिए, हमने इस देश में खड़ा किया, वो नैरेटिव ऐसा नैरेटिव था और ऐसी तकनीक थी जिसमें आप विषय पे बात नहीं करते थे, जिसमें आप व्यक्तियों पे बात करते थे और आप शूटिंग द मैसेंजर, जो आदमी आपके सामने समस्या लेके आ रहा है उसी को कूट दो। इन लोगों ने सिर्फ एक समस्या को सामने रखा तो सरकार ने इनको ही बदनाम करना शुरू कर दिया। यानी पूरे 10 साल जो सरकार चली है उसमें लोगों की ना तो भावनाओं का ख्याल रखा गया, ना लोगों की किसी भी तरह की कोई जायज़ मांग, मतलब आप मारोगे भी और रोने भी नहीं दोगे, ये वाली स्थिति है। इस चीज़ के बीच में हज़ारों किसान, पहले दिल्ली में नहीं घुसने दिया, 700 लोग मर गए, यहीं पड़े रहे। बाद में आपने माफ़ी मांग ली और आंदोलन के बिल वापस ले लिए। दोबारा आंदोलन के जब बिल वापस ले लिए लेकिन मांग पूरी नहीं की। एमएसपी की आपने वादा किया था, उसके बाद वो फिर आए तो आपने उनको पंजाब के बॉर्डर से ही निकलने दिया, वहाँ मारा, वहाँ पीटा, ड्रोन से आंसू गैस के गोले पहली बार छोड़े गए, बोरियों में बंद कर करके आंदोलनकारियों को पहली बार पीटा गया। और ये सब चीज़ें मैं जब आपसे डिस्कस कर रहा हूँ तो आज आप इनको शायद सुन पाएँ। उस समय मैं बोल भी नहीं पाता, क्योंकि अगर मैं बोलता तो आप लोग इस बात पे भी यकीन नहीं करते, क्योंकि वो माहौल ऐसा बना दिया गया था। तो लगातार आप किसी को, एक व्यक्ति के अलावा उस एक व्यक्ति से जो असहमत हो, जो उसके खिलाफ हो, जो उसका चेला ना हो, उसको आप बार बार अपमानित करो, व्यक्तिगत तौर पे उस पर लांछन लगाओ। ये जो महिला है कुलविंदर कौर, इसकी माँ किसान आंदोलन में शामिल हुई थी।
किसान जब आंदोलन में शामिल होने आता है तो कैसे आता है पता है आपको? आप लोगों को लगता होगा कि चलो उठ गए जाके बैठ गए, नहीं। गांव में उसका खेत है, उस खेत में उसको पानी भी देना है, उसको अपने खेत की तकाई भी करनी है, ज़रूरत हो तो ट्रैक्टर भी चलाना है, उस खेत में उसको पानी भी डालना है, नज़र भी रखनी है कीड़ा तो नहीं खा रहा है। ये सारे काम एक किसान के काम होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर इन कामों पे वो ध्यान ना दे तो उसकी जो साल भर की कमाई है वो पूरी कमाई चौपट हो जाती है और उसका पूरा का पूरा वो कर्ज में आ जाता है, क्योंकि जब खेती करने के लिए बीज ला रहा है, खाद ला रहा है कर्जा ले लेके, वो कर्ज में आ जाता है, दबाव में आ जाता है। उस सारे काम को छोड़कर किसान यहाँ पे आ रहे थे। हालत ये थी कि कुछ किसान यहाँ आके धरने पर बैठते थे तो उन्हीं के गांव के दूसरे किसान उनके खेतों की रखवाली करते थे। तो किसान इस आंदोलन में इतना दिल से इन्वॉल्व थे। अब उसमें कोई महिला खेती बाड़ी छोड़कर यहाँ आई कि मैं भाई धरने पर बैठूंगी। जो किसान आंदोलनकारी हैं उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना है। किसी ने लंगर लगा दिया, भाई मैं इनको चाय बना के पिलाऊंगा। कोई दवाएं लेके बैठ गया कि किसी की तबीयत ख़राब होगी तो उसको दवा दूंगा। कोई वहाँ पे खाना बनाने लग गई महिला उन लंगरों में, कोई कुछ करने लग गया। इस तरह से लोग यहाँ सक्रिय थे। किसान आंदोलन सबने पता है। उस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए अगर एक औरत आती है और उसको आप कहते हो कि ये 100 रुपये में बिक रही है, खालिस्तानी है, अगर ये शब्द को इस्तेमाल करता है तो कुछ भूल जाते हैं। कुछ लोग भूल सकते हैं कि मेरा बाप चोर है लिख दिया, कुछ लोगों के दिल में गहरे रह जाता है। तो जो विमर्श है, जो इसकी बड़ी तस्वीर है, वो तस्वीर ये है कि ये हमने अपने देश में एक ऐसा माहौल बोया, एक नई तरह का कल्चर, एक नई तरह की संस्कृति भारत की राजनीति में हमने घुसाई। एक ऐसी संस्कृति हमने घुसाई जिस संस्कृति में पीड़ा थी, कष्ट था। भारत का आदमी स्वाभिमानी व्यक्ति होता है, इज्जत के लिए क्या से क्या नहीं कर देता। और जब वो आता है और आपके यहाँ आंदोलन करने के लिए बैठता है, कुछ करता है, तो आप सीधे उसकी इज्जत पे हमला करते हो, उस पर तोहमतें लगाते हो, उसकी झूठी बदनामी करते हो। तो ये कौन बर्दाश्त करेगा? और वो चीज़ें जब ये आंदोलन हुआ उस वक़्त ये महिला और युवा रही होगी, इसने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे होंगे। तो वो उसका जो रिफ्लेक्शन है, उसका जो परिणाम है वो ये है। इसको आप थप्पड़ मत मानिए, इसको आप ये मानिए कि किस तरह से इस देश में जो लोग प्रतिरोध की आवाज़ लेकर खड़े हुए थे, उन लोगों के दिल में बारूद का गुबार भरा हुआ है, क्योंकि उनको जलील किया गया, उनकी बातें सुनी नहीं गई। वो जब बात करने निकलते थे, आप याद कीजिए ये जो दंगा हुआ था इस दिल्ली वाला, सीलमपुर वाला, क्या हुआ था? चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में महिलाएं वहाँ धरने पर बैठने वाली थीं। यही चंद्रशेखर जो चुनाव जीते हैं, और वहाँ पे वो सड़क जाम कर रही थी। जाम खुलवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुँचे और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई। याद कीजिए राकेश टिकैत जब रोए हैं, तब एक नंद किशोर नाम के विधायक जी हैं, वो अपने 100-200 लोगों के साथ पहुँच गए थे किसानों को पीटने के लिए, और उनके साथ पुलिस थी, और पुलिस ने किसानों के टेंट वेंट उखाड़ने शुरू कर दिए थे, जिस पर राकेश टिकैत की आंखों में आंसू आए थे। तरह तरह के आरोप, इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये एक वातावरण बनाती हैं समाज में और नफ़रत पैदा करती हैं। ये जो सैकड़ों लोग हैं, चाहे वो पहलवान लड़कियां हैं, चाहे वो किसान लोग थे, चाहे वो शाहीन बाग के लोग थे जो CNRC के ख़िलाफ़ बैठे हुए थे, या जितने भी लोग थे, इन सब लोगों ने, ये 4-5 ही बड़े आंदोलन हुए, बाकी तो आंदोलन ही नहीं होने दिए गए। इन आंदोलनों को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने या RSS के लोगों ने या इनके ट्रोल्स ने नहीं अपमानित किया। नेशनल मीडिया भी उनको लगातार अपमानित कर रहा था, उनके ऊपर सवाल उठा रहा था, और सवाल उठाना अच्छी बात है, लेकिन व्यक्तिगत झूठे आरोप लगाना, चोर, अब आप बताओ ना, आप मालिक के पास तनख्वाह मांगने जाओ कि भैया मेरे को तनख्वाह दो, मेरी तनख्वाह 2 महीने की बकाया है, वो चोरी के इल्ज़ाम में आपको भगा दे चोर कहीं की और पिटाई कर दे आपकी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो तरीका था, ये जो हिटलरी तरीका था, हिटलरी तरीका इसलिए कह रहा हूँ कि उसी के राज में ऐसा हुआ करता था कि जो असहमति की आवाज़ें हैं उनको अपमानित करो, उनको इतना बदनाम कर दो, और जो अपना जो गैंग है, जो अपने लोग हैं, जो आपको मानते हैं, जो आपके भक्त हैं, समर्थक हैं, उनकी नज़र में आप उनकी इमेज ख़राब करो। तो ये चलते 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 जो नफ़रत है वो इस रूप में सामने आई है। ये जो थप्पड़ लगा है कंगना रनौत को, ये कंगना को नहीं लगा है, ये उस राजनीति को लगा है जो 10 साल में हमने इस देश की धरती में बोई है। और ये घटनाएं आखिरी है ऐसा नहीं है, आगे भी ऐसा हो सकता है, आगे भी किसी को कहीं कोई मौका मिले कर सकता है। वो 2 नौजवान थे, पीले धुएं के कनिस्तर लेके पार्लियामेंट में कूद गए थे ना,
उनके साथ भी यही हुआ कि कूद गए थे तो ठीक है भाई, ऐसे तो अरविंद केजरीवाल की 100 लोगों ने थप्पड़ मारा था, तो क्या उनको फांसी तोड़ दे दी गई? मोदी जी ने तो चुनाव जीतने के लिए बनारस में सिर्फ अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ ही पड़वाए थे, याद कीजिए। योगेंद्र यादव का मुंह काला कर दिया, कभी किसी का कुछ कर दिया, ये लोग हो रहा था ना ये। लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ? आप छोड़ देते हो, कोई बात नहीं भाई, राजनीतिक विरोध के लिए कर रहा है आदमी, इससे कोई किसी का कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ जाता है। आपने वो संसद में केवल कनिस्तर उनके खिलाफ देशद्रोही विद्रोही इतने मामले लगा दिए हैं, वो लड़की और वो लोग पता नहीं कितने साल तक छूटेंगे नहीं। बनाने को, आप कहने को तो किसी भी बात को बड़ा कर दो, ये हो सकता था, कल के दिन वो कर सकते थे, फलां कर सकते थे, ये कर सकते थे, तो ऐसे तो कोई आरोप लगा दे प्रधानमंत्री देश बेच सकता था, उसकी कोई सीमा होनी चाहिए ना, उसका कोई मतलब तो है नहीं। तो कुल मिला के व्यक्तिगत हमले करना, आंदोलनकारियों को बदनाम करना, उनकी साख को मिलाइन करना, उसको उनकी साख पे धब्बा लगाना, जो भी आप बताइए, जो ओलंपिक लेके आई लड़कियां जो इस देश के लिए धरोहर थीं, वो बाद में वो कैरेक्टरलेस हो गई, वो झूठे आरोप लगाने लगी यौन उत्पीड़न के। किस किस तरह की चीज़ें हुई, राजनीति के लिए कर रहे हैं, चुनाव के लिए कर रहे हैं, सब आरोप लगाए गए। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो कंगना के केस में रिफ्लेक्शन हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ पाए होंगे कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह की क्या सभी चीज़ें जो हमारे आसपास हमारे समाज में हो रही हैं, ये चीज़ें राजनीति से ही होती हैं, और राजनीति समाज में बहुत गहरा प्रभाव डालती है, और वो प्रभाव हमने एयरपोर्ट पर देखा। ईश्वर ना करे कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो, और मुझे लगता है कि देश के जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए सबक लेने का ये समय है। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री चुनाव में, अब वो तो एसपीजी की सुरक्षा में रहते हैं, कह रहे थे कि ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, घुसपैठिए हैं वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें लोग दिल में रखते हैं। एक नौबत ये भी आई कि सीधे सीधे उठा के किसी धर्म के सबसे ज़्यादा पूजनीय और सम्मानी व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी कर दी गई, उस पर पूरी दुनिया में बवाल हुआ। तो इस हद तक इस कदर नफ़रत जो है वो जो बोई गई है, उसी का नतीजा ये घटना है। उम्मीद करता हूँ आपको एक अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि इसका सोशियो और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, और उम्मीद करता हूँ आपने ये भी सीखा होगा कि हमें लोगों की भावनाओं को इस तरह से सिर्फ निहित स्वार्थों के लिए, घटिया राजनीति के लिए ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।